जीआईसी ग्राउंड में नहीं होना था। ये कार्यक्रम कहां होना था? रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, वो मिट्टी है जिस मिट्टी पे बाबा साहब अंबेडकर के आंसू टपके थे, हमारे रहबर के आंसू टपके थे। जिस मिट्टी पे रोए थे बाबा साहब अंबेडकर, वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाना है और बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे काम को इस देश में पूरा करके दिखाना। ये संकट लेके हम लोग आए। प्यारे साथियों, हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हमसे जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं। वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। इस बात का प्रमाण आज आप लोगों ने दिया है। ये नौजवानों की सैलाबी ये जो संख्या है, और इधर मेरी माँ बहनों का जो धूम में बैठ के आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिस तरह का प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आगरा अलीगढ़ मंडल के अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे साथी, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथी, हमारे भाईचारा संगठनों के हमारे नेतागण, हमारे अधिवक्ता मोर्चा के साथी, मिशन 78 के साथी, युवा मोर्चा के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पे SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिले। बाकी जगह पे तो अगर वो MP MLA भी बना देते हैं, उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है, नहीं याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय पे भी नीला झंडा देखा था उस दिन। मेरे आज भी याद है। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था, या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं, 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आज जब मैं आगरा में हूं और उत्तर प्रदेश में ये हमारा दूसरा सम्मेलन है, हमने 18 प्रबुजन सम्मेलन किए थे। उन सम्मेलन के जरिए हमने कर्मचारी, अधिकारी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पत्रकार, चिंतक, वकील, तमाम लोगों को बुला के बिठा के पूछा था कि हमें उत्तर प्रदेश में इन गरीबों को राजकाज में लाना है, आप रास्ता बताओ। पूरे बुद्धिजीवी समाज ने हमारे हाथों को मजबूत करने का विश्वास दिलाया था, और आज ये उसका प्रमाण है कि जहां तक नजर जा रही है, नीला नीला समंदर नजर आ रहा है। और सिर्फ नीला समंदर नजर नहीं आ रहा है, नौजवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज नजर आ रहे हैं। इन बाजों की अगर निगाह सत्ता की तरफ मुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में
एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजनवादी, एक संविधानवादी आपका मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को रख रहे थे, नौजवानों, मैं जानता हूं कि संख्या ज्यादा है और आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप ये समझ लो, ये परेशानी उस परेशानी से कम छोटी है जब हमारे लोगों पे जुल्म, जातीय अत्याचार होता है और आप सड़कों पे खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में, उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आंख खुल जाती है अचानक से तो याद आता है कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में रोआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने यहाँ कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना, और जिन्होंने नहीं माना, मैं उनको आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन अब बाबा साहब के बच्चे मैदान में हैं। अपने समाज को, इस कमजोर हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का तन मन धन से साथ दो और फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे, मैं ऐसे टेंट की तरह हूं, मैं ऐसे तंबू की तरह हूं, बंबू की तरह हूं, जिस पे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि आज हमारे साथ, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूं, मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेतृत्व मेरे साथ है। हमारे जिले, विधानसभा, बूथ, सेक्टर, लोकसभा, मंडल, प्रदेश के मजबूत नेता मेरे साथ हैं जो लगातार मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने उस दिन ये कहा था रोते हुए कि एक भी नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। आज मुझे इस मैदान में लाखों नौजवान दिखाई देते हैं जो बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार हैं, और बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नौजवानों, आपकी शक्ति से शासन प्रशासन तो चीजों को समझ ही रहा, लेकिन सरकारों की भी नींद खराब है, वरना आज का कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में होता। मैं यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी मदद की है, मगर साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़े। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसा प्रदेश जहां शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहां गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात रखते कह रहा हूं, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में अभी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपए है। मैं संकल्प लेके कहता हूं कि हम लोग करके दिखाएंगे।
कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आपके बच्चे को इतना मजबूत करेंगे कि वो 50,000 रुपए की नौकरी रोजगार करेगा महीने का, और आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी बात को आप याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। प्यारे साथियों, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था लागू करेंगे कि इलाज की कमी और पैसे की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया था, मैं बात को संकल्प करके कहता हूं इस मिट्टी से। प्यारे साथियों, सिर्फ जान ही नहीं जाएगी, ना जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, ना उधार लेना पड़ेगा। कोई भी बीमारी होगी, 1000 रुपए से कम में आपका इतना अच्छा इलाज होगा कि आप बीमार होकर चले तो जाओगे, लेकिन खुशहाल होकर अपने परिवार के बीच में आओगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग करके देंगे उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, लच्छेदार भाषण तो आप 75 साल से सुनते आ रहे हैं। एक हमारे पुराने आंदोलन के अलावा किसी ने गरीबों की सुध लेने का काम नहीं किया। जिलाध्यक्ष जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि और कोई करे ना करे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम आजाद समाज पार्टी 1 साल के अंदर करने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। रोजगार देने का काम, आपके आंसू पोंछने का काम, आपकी जेब को मजबूत करने का काम, आपको सपने पूरे करने का अधिकार आजाद समाज पार्टी आपको 1 साल के अंदर अवसर बना के देगी। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आज कानून व्यवस्था का हाल खराब है। जुल्म जातीय अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। मैं आपको संकल्प करके कहता हूं, अगर कोई अपराधी किसी बच्ची की तरफ आंख उठा लेगा, तो मुख्यमंत्री तो अभी कह रहे थे, मैंने मेरठ में भी पूछा था कि हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, यमराज ना खड़े हों, लेकिन पुलिस को इतनी शक्ति दी जाएगी कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा ले। और अगर उठाएगा, अगर कोई गुंडा उठाएगा, तो आज की पुलिस तो 1 गोली मारती है, 2 गोली मार के उसको जो है पूरी जिंदगी के लिए इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखने का काम करे। जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो मीडिया के लोग मेरी आलोचना करेंगे अपने दफ्तरों में बैठ के कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 2 गोली लगवा देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था बहन बेटियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। इन बहन बेटियों की सम्मान के लिए 1 नहीं 2 गोली तो उस दरिंदे को लगनी चाहिए जो बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का काम करे। लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? प्यारे साथियों, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मेरे आज भी याद है 2004-5 में सोना 10,000 रुपए हुआ करता था। आज कितना है? 1,54,000 रुपए। 1,15 लाख तो नहीं आए, लेकिन सोना 10,000 से 1,54,000 रुपए हो गया। किसी गरीब के अंदर हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो शादी में सोने की व्यवस्था कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोने का दाम ऐसे नहीं बढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कहा करते थे कि रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन आज रुपया कहां चला गया, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अमीरों की तिजोरियों में जो पैसा भ्रष्टाचार का उठा के रख लिया है, इस भ्रष्टाचार पे ऐसी चोट करेंगे कि इन अमीरों को भ्रष्टाचार का पैसा निकालना पड़ेगा और ये पैसा गरीबों के घरों तक पहुंचेगा। गरीबों के रोटी का व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, इस भ्रष्टाचार के पैसे को अमीरों की तिजोरी से निकाल के गरीबों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने 1956 में जमीनों की बात की थी। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, पुरानी सरकारों ने जितनी जमीन दी थी गरीबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, चुन चुन के उन जमीनों को छीनने का काम सरकार कर रही है। असामी पट्टे हो या सीलिंग वाले पट्टे या कोई और पट्टे, सारे पट्टों को
लगातार पिछड़े मुसलमानों को जो जगह थी छीनने का काम कर रही है। जब सरकार बड़े बड़े हाईवे बना के जमीन एक्वायर कर सकती है तो भूमिहीन मजदूरों को, किसानों को क्यों नहीं जमीन दे सकती? सरकार के पास का कोई जवाब नहीं है। और जिन्होंने 70 साल में घर बना के जो लोग रह रहे हैं, जैसे मथुरा में एक बस्ती को उजाड़ने का काम सरकार करने की बात कर रही है, जहां गरीब, दलित, वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, अगर आप गरीबों के घर छीनने का काम करोगे मथुरा में या पूरे प्रदेश में, या उनकी जमीन छीनने का काम करोगे, हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे। मेरी बात को याद रखना, ये गरीब आपको सबक सिखा देंगे। प्यारे साथियों, मैंने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आया था मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दलितों को, पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां 2% है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। बड़ी बहस हुई, कोई कहता है चंद्रशेखर आजाद तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कर रहे। बात नहीं कर रहा हूं, राजकाज बनने दो। पिछड़े, अति पिछड़ों, दलितों को 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे, रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये प्राइवेट सेक्टर किसी पूंजीपति का नहीं है, ये सरकारी पैसे से बनता है, सरकारी जमीन से बनता है, गरीबों के हक से बनता है। इस 98% प्राइवेट सेक्टर में आज आगरा की धरती से संकल्प हम लोग लेते हैं, इस 98% प्राइवेट सेक्टर में, इन उद्योगों में कमजोर वर्गों के लोगों को हम लोग आरक्षण देने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको याद होगा, एक पार्टी है जो अपने आप को नारा लगाती है कि हम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की पार्टी, हम इनका ध्यान रखते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वाली पार्टी कभी दलित, पिछड़े, मुसलमानों की हितैषी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको आगरा की धरती से चेताने का काम कर रहा हूं। ये आपकी वोटों को लेने के लिए तमाम तरह के कपड़े, तमाम तरह की भाषा बदल के आएंगे। ये आपके हितैषी होते तो आपके कर्मचारियों को डिमोशन का सामना नहीं करना पड़ता, आपके कर्मचारियों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। और अगर हम लोगों को मौका मिल जाएगा तो पिछड़े, अति पिछड़ों को भी दलितों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं तो यहीं तक नहीं, मैं सामाजिक न्याय को मानने वाला व्यक्ति हूं। आगरा की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, इसीलिए तमाम लोग मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं कि दलितों की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग दिलाने का काम करेंगे विधानसभा, लोकसभा में। मेरी बात को आप याद रखना। जो कोई नहीं कर पाया वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे करके दिखाएंगे। मुस्लिम भाइयों, आप भी तैयार हो जाओ, हिम्मत करके दिखाओ। आजाद समाज पार्टी आपको भी संख्या के आधार पर आपकी हिस्सेदार दिला कर रहेगी। मेरी बात को याद रखना। और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, उनके मन में भय रहता है। आरक्षण 27% दिया गया है, जबकि आबादी 52% थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछड़ी वर्ग के लोगों को, पाल प्रजापति, कश्यप मौर्य, साक्यम, बिंद कुशवाहा, राजभर, तमाम लोगों को 15% उत्तर प्रदेश में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे। मेरी बात को आप याद रखें, जिससे कि कोई विवाद ना रहे और आपकी भी संख्या कम ना रहे, आपको भी आगे बढ़ के आने का मौका मिले। पाल प्रजापति, सैन विश्वकर्मा मौर्य का बच्चा भी, निषाद का बच्चा भी, दुनिया चौहान का बच्चा भी मुख्य धारा में। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आगरा में जूते का व्यापार होता है, अलीगढ़ में ताले का बड़ा काम है, फिरोजाबाद में कांच का बड़ा काम है। जीएसटी, पहले जीएसटी की मार, फिर लाइसेंस में गैर जिम्मेदारी, फिर छापेमारी के नाम पे लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। लगातार कारीगरों को, मजदूरों को मजबूर करने का काम ये सरकार कर रही है। छोटे छोटे व्यापारी आगरा में जब रिक्शे से अपना माल भेजते हैं तो जीएसटी के अधिकारी उनको पकड़ के 50-50 हजार रुपए की रिश्वत वसूलने का काम करते हैं। राजकाज बदलने दो, एक एक पैसे का हिसाब होगा जो गरीबों का छीनने का काम कर रहे मजदूरों का। मैंने तो पत्र लिखा था सरकार को कि जीएसटी में छूट करो,
और मैं कहना चाहता हूं हमारा व्यापार मंडल मजबूत है। किसी व्यापारी को दिक्कत हुआ करे तो हमारे भीम व्यापार मंडल के साथियों से मिल लिया करो, अपनी समस्या इनको बता दिया करो। प्यारे साथियों, अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों के पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। यह सरकार धर्म की बात करती है, गौरव यहां खड़े धर्म की बात सरकार करती है, और अभी ये अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अपनों की नहीं हुई। हालांकि मेरा उनसे वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 25-26 है। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए वैचारिक मतभेद के बाद भी मैंने कहा कि वहां गलत हुआ, जिस तरह से उनके शिष्यों की चुटिया पकड़ पकड़ के उनको खींचा गया। ये इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का इलाज करती है जिसने उसको सत्ता में लाकर बिठाने का काम किया है। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में बरेली में अन्याय हो रहा है, आप सबके सामने। आज हाथरस में अन्याय हो रहा है, हाथरस के जख्म अभी हम भूले नहीं हैं। आज बुलंदशहर में क्या हाल है, प्रयागराज आपको याद होगा किस तरह से 90 बच्चों को जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया था। और प्रयागराज में कौशाम्बी में अपनी पाल समाज की बच्ची को मुझे जाने नहीं दिया था उनके घर पे। और आपको याद होगा कानपुर देहात में क्या अन्याय हुआ, आपको याद होगा अरुण वाल्मीकि के यहाँ हम लोग आए थे जब उस बच्चे को मार दिया था, उसकी 30 दिन की उसकी गर्भवती पत्नी को पीटने का काम किया था। मैं उस दिन उनके आंसू पूछने के लिए आया था। हाथरस के परिवार को मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नौकरी और घर देंगे, नहीं दिया। ये इनके वादे खोखले हैं। और अभी मेरठ में आपने देखा, मेरठ के कपसाड़ में एक चुनाव सांसद अपनी बहन से और अपनी मरी हुई मां से नहीं मिल पाया, पुलिस लगा के मुझे रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, मुझे तो रोक लोगे, मैं संविधान को मानता हूं,